गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 3 अपना स्टार्ट करना है आज। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, इसका हम एग्जांपल हेल्थ जो सिस्टम है उसके थ्रू लेंगे और साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह हैं, एमएलएस वगैरह हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। How the state government works. Last year, we discussed the fact that government works at 3 levels: local, state, and national, and looked at the work of local government in some details. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the legislative assemblies, जिसको हम MLA कहते हैं, and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. पिछले साल हमने इस बात पे चर्चा की थी कि जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 3 तौर पे काम करता है। एक आपका लोकल, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं या म्यूनसिपल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो एक स्टेट में जो शासन चलता है, जो स्टेट में सरकार बनती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। साथ में एक नेशनल गवर्नमेंट है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे भी जानते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे। स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, लोकतंत्र में राज्य शासन किस तरह से किया जाता है, और विधानसभा सदस्यों, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो एमएलएस होते हैं, विधायक जिसको हम कहते हैं, आपके क्षेत्र में विधायक होंगे, आप उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जानते होंगे। और साथ में जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक आपका एक कार्ड बोर्ड दिया हुआ है, इसमें एक छोटी सी एक स्टोरी दी गई है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी। Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी हो रही है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। In many villages, people are found to be drinking unclear water. Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distance. कई गाँव में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। नदी नाले, आपके तालाब वगैरह सूख चुके हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग बहुत दूर दूर से उनको पानी लाना पड़ रहा है, क्योंकि वाटर शॉर्टेज आपकी होती चली जा रही है और लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उनके लोकल एरियाज में पानी नहीं मिल रहा है और वो दूर जाके पानी लाने के लिए मजबूर हैं। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children and acute diarrhea. जिला मुख्यालय जो आपका हेडक्वार्टर है पालमपुर का, पातालपुरम का, वहाँ पे लोगों को हर 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। जहाँ पे डेली पानी की सप्लाई होनी चाहिए, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे 3 दिन में एक बार गवर्नमेंट की तरफ से पानी सप्लाई की जा रही है। नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर पालिकाओं के अंडर में ये जिम्मेदारी होती है कि उनको पानी की सप्लाई हर घर पे करनी होती है, जहाँ भी उनके नल वगैरह लगे होते हैं। लेकिन वो पानी की सप्लाई डेली ना होकर हर 3 दिन में एक बार होती है। जो आपका हॉस्पिटल है, वहाँ पे मरीजों की संख्या आपकी बढ़ती चली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में डायरिया, जिसको हम हैजा कहते हैं, उसके पेशेंट्स आपको ज़्यादा वहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई एक तो कम हो रही है, दूसरा पानी आपका गंदा आ रहा है। ठीक है, तो पानी से जो डिसीज़ होती है उसको हम डायरिया कहते हैं। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डेड फ्रॉम डायरिया. इज़ दैट पॉसिबल? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? हु नोज? जस्ट होप आई डोंट गेट इट. टीवी पे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि डायरिया से 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच में ऐसी बीमारियों से मर सकता है? तो दूसरे का कहना है कि क्या पता, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी. माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ. श्रीरिन.
मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं खाना पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक लेक्चर मुझे सुना दिया। मुझे अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा और फिर दोनों लोग हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सडनली एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो उन्होंने रुकने का इशारा करते हैं। दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली दे हैव गैदर्ड द MLS रेजिडेंट, रियली वाई हैज़ इट डन समथिंग, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़न्ट डन। रैली की वजह से सड़क को बंद किया गया है और जो रैली कर रहे हैं उन्होंने जो MLA है, जो विधायक है, उसको उसके घर का घेराव किया हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर्स ने ऐसा कहा। तो बच्चे ने कहता है कि सचमुच, लेकिन क्यों, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आगे कहते हैं कि ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। जो एक MLA की ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। And we demanded that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत हेल्थ केयर सिस्टम को अपने नियंत्रण में लें, उसको अंडर कंट्रोल करें और कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे कि हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर किया जा सके। और ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी विधायक को लेनी पड़ेगी। जो एक MLA है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उस इलाके का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक है और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो ये समस्या हो रही है उसको वो कंट्रोल में लेके आए। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। आई सॉ हिम ऑन TV टू, ही इज़ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। उनका कहना है कि कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता होंगे। तो दूसरी लड़की कहती है कि मैंने इन्हें TV पर देखा है और ये एक लीडर हैं अपोजिशन पार्टी के। अपोजिशन पार्टी क्या होती है, रूलिंग पार्टी क्या होती है, एक विधायक किस तरह से विधायक बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, उसमें अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स क्या होते हैं, कैसे एक पार्टी फॉर्म होती है, कैसे एक सरकार बनती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे। हु इज़ एन MLA, एक विधायक क्या होता है, कौन होता है, उसके बारे में। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक स्टेट में जो गवर्नमेंट बनती है, एक स्टेट की जो विधायिका होती है, जो एक जैसे अपना पार्लियामेंट होती है, संसद कहते हैं उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होती है उसको हम संसद कहते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं। इसी के बेस पे आपका स्टेट में भी दो तरह की विधायिकाएँ होती हैं। एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली में आपकी सरकार बनती है। डायरेक्ट इलेक्शन से, डायरेक्ट वोट कास्ट करके लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों को चुनते हैं और वही लोग जाते हैं कहाँ पे, हमको रिप्रेजेंट करने के लिए वो जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो एक स्टेट की विधायिका होती है। In the above section, you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officers, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? Members of the Legislative Assembly, MLAs, are elected by the people. They then become members of the Legislative Assembly and also from the government. In this way, we say that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. आपने ऊपर जो कार्डबोर्ड थी, जो स्टोरी है, उसकी पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में जाना है। आप शायद कुछ वर्ड्स को आपने हमेशा सुना होगा, जैसे आपका कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स, तहसीलदार, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपने पहले भी सुने होंगे। आप आसपास के लोगों से आप सुनते चले आए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं एक MLA क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? आप अपने एरिया के MLA का नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो MLA है वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। जैसे आज की रूलिंग पार्टी है मध्य प्रदेश में,
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उसी की पार्टी है, बहुत सारे स्टेट्स में भी आपका बीजेपी का शासन चल रहा है। तो इन सारे की चीज़ों के बारे में हमको जानना है। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक फुल फॉर्म है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको और जानेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज ऑफ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the Legislative Assembly, MLA. You should have noticed that people stand for elections in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. नीचे मैप दिया हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है जिसमें आपको नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं। इसमें से ये आपका जहाँ पॉइंटर आपका शो कर रहा है ये आपका 68 नंबर है। टोटल इसमें 68 सीटें हैं। इनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की जगह सीट कहेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं टोटल, जिसमें से हर एक सीट से एक विधायक आपका चुना जाता है, जिसको लोग अपने डायरेक्ट वोट कास्ट करके, जब भी आप 18 या 18 प्लस के हो जाएंगे तो आपको भी ये राइट टू वोट का अधिकार मिलेगा कि आपके पास भी एक वोट रहेगा और जब भी चुनाव होगा आपके स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें आप अपना वोट देने का अधिकार रखेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि भारत के हर राज्य में एक आपकी विधानसभा होती है, एक आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर राज्य कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका मैप में दिया गया है, इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्षेत्र में बटा हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता एक विधायक चुनती है या एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। जैसे मान के चलिए आपके क्लास में अगर 4 लोग हैं, 4 लोग आपके क्लास में लीडर के लिए, एक लीडर मॉनिटर होता है ना, अगर मॉनिटर के लिए अगर वो चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है और 4 लोग उसमें 4 कैंडिडेट उसमें खड़े हैं, मान के चलिए 2 लड़कियों की तरफ से खड़े हैं, 2 लड़कों की तरफ से खड़े हैं और फिर बाकी सभी को वोट करने का अधिकार मिलता है। सभी को चुनना होता है कि कौन हमारे क्लास का मॉनिटर बनेगा, कौन लीडर बनेगा, ठीक है। तो 2 लोगों का चुनाव करना है। तो इन 4 में से जिन 2 लोगों को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो लीडर या मॉनिटर के पद पे आ जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएंगे। आपने उनको चुना है तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएंगे, ठीक है। और फिर वो लीडर या मॉनिटर बन के क्लास में जो भी गतिविधि होती है उसको संभालेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। जैसे मान चलिए भारत में कई सारी पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है। तो इस तरह से कई सारी पार्टीज़ का आपने नाम सुना होगा। तो वो सब पार्टीज़ के कैंडिडेट्स अपनी अपनी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं और वही लोग चुनाव में खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी से। इसीलिए ये जो विधायक होते हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों से, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके तरफ से खड़े होते हैं और जनता उन्हें वोट करके जिताती है। लेकिन एक कंडीशन और है, जैसे अलग अलग पार्टी से भी लोग खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं। वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं खड़े होते हैं, वो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, किसी पार्टी का बैकअप उनके पास नहीं होता है और वो चुनाव लड़ते हैं। अगर वो उन्हें ज़्यादा वोट अगर उन्हें मिलता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो विधायक की कैटेगरी में आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स? ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत ध्यान समझिएगा। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वॉन more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. The political party that has the majority in called the ruling party and all other members
are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies और ये उसका रिजल्ट है. इसको हम रिजल्ट को हम अभी देख लेंगे फिर से. एक स्टेट में एमएलए और मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर किस तरह से बनते हैं उसको हम देखना है हमको. जिस राजनीतिक दल के विधायक, इसको हम सिंपल तौर पे समझ लेते हैं. जैसे मान के चलिए ये है, इसको इस चार्ट को समझ लीजिएगा अच्छे. रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017. 2017 में हिमाचल प्रदेश में आपका चुनाव प्रक्रिया हुई थी और इस चुनाव में टोटल 68 सीटें हैं. 68 आप सीट्स कह लीजिए या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी कह लीजिए. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विधायक, एक मेंबर को चुनना होता है. अब वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी अदर पार्टीज़ का हो, या फिर वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो. ये आपका लास्ट का लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट्स हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी. ओके, तो इसमें आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उसको टोटल सीट्स कितनी मिली हैं? 44. ठीक है. कांग्रेस को कितनी मिली है? 21. और आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट मिली है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आपके 2 हैं. इनमें सबसे ज़्यादा सीट किसको मिली है? बीजेपी को मिली है. तो पार्टी किसकी सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में? बीजेपी की बनेगी, क्योंकि बीजेपी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा एमएलएस बीजेपी के जीत के आए हैं एक असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में. तो पार्टी किसकी फॉर्म हो रही है, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है. और अपोजिशन पार्टीज़ में ये सारे रहेंगे. कांग्रेस रहेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग रहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रहेंगे, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं वो लोग. ये लोग मिलके क्या बनाएंगे? अपोजिशन पार्टी बनाएंगे. तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है? सरकार के ऊपर दबाव बनाना, सरकार के किए गए काम की समीक्षा करना. अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, रूलिंग पार्टी अगर कोई गलत काम कर रही है, तो उस पर उसको सही करने का काम किसका रहता है? अपोजिशन पार्टी का. रूलिंग पार्टी का काम क्या रहता है? कि सरकार को सही तरीके से चलाना, स्टेट को डेवलप करने का काम करना, लोगों की नीड्स को पूरा करना, ऐसी पॉलिसीज़ निकालना जिससे लोगों का भला हो सके, एक वेलफेयर गवर्नमेंट के तौर पे काम करना जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम भी आता है, रोड लाइट्स भी आती हैं, आपका सड़क आता है, पानी आता है. तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करना किसका काम आता है? लोगों को रोज़गार देना, लोगों का सही तरीके का डेवलप हो सके उसके लिए काम करना. तो ये सब काम कौन करता है? रूलिंग पार्टी करती है. अब इसमें से हम देख लेते हैं कौन बनता है एमएलए, और मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, इसको हम देख लेते हैं. Candidates from various political parties won the 2017 assembly elections and become MLAs. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly in 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Bharatiya Janata Party with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs became the opposition. In this case, the Indian National Congress was the major opposition party, since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates. इतना हमने समझ लिया कि अगर 68 सीटें हैं तो 68 सीटों का आधा आप कर देंगे तो उससे जितना भी आधा होगा इसका, उससे 1 सीट ज़्यादा आपको जीतनी होती है. ठीक है. तो इतने में आप क्या बन जाएंगे? मेजॉरिटी पार्टी में आ जाएंगे. अब इस पर हम समझ लेते हैं कि विधायक आपने समझ लिया. जैसे मान के चलिए आपका उचेहरा है या मैहर है. ठीक है. अब उचेहरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि इस समय आपकी सरकार किसकी है? बीजेपी की. अब बीजेपी की सरकार कैसे बनी? उचेहरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है. ठीक है. इसी तरह से मैहर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है. तो इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमको एक मेंबर चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. ओके. तो अगर मान के चलिए 2018 में आपका 2021 मान लेते हैं कि 2021 में आपका चुनाव होने वाला है
और आप लोग के पास पावर है वोट करने के लिए। तो उचेहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, एक विधायक बन जाएगा या फिर एक एमएलए बन जाएगा। क्लियर। अब जैसे मध्य प्रदेश में टोटल आपकी 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें डायरेक्ट वोट कास्ट करके आप किसी विधायक को चुन सकते हैं। अब इन 230 सीटों में जितनी मेजॉरिटी होती है, जैसे मान चलिए अगर इन 230 सीटों में 170 सीट की अपन मान लेते हैं कि 170 सीट जिसको मिल जाएगी वो मेजॉरिटी में आ जाएगा। मान के चलिए बीजेपी ने 170 सीटें पाई, ठीक है, 170 कैंडिडेट्स उसके जीत के लेजिस्लेटिव असेंबली पे पहुँचे, तो ये सत्ता किसकी बनेगी, अब बीजेपी की बनेगी। क्लियर है। अब जब इतने कैंडिडेट जीत के पहुंचते हैं तो इन्हीं में से एक कैंडिडेट 170 में से एक कैंडिडेट आपका क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, इन्हीं में से एक कैंडिडेट कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। और वही चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाएगा। जैसे एक सरकार बनती है तो उस सरकार को चलाने के लिए एक कैबिनेट बनती है। भाई अगर 170 कैंडिडेट्स टोटल हैं आपके, तो टोटल 170 कैंडिडेट के साथ बीच में बात करके तो हम कोई स्कीम लॉन्च कर नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेन एक कैबिनेट बनती है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। टोटल 170 सीट में से जैसे मान चलिए 20 पर्सन्स हैं जो कि कैबिनेट बनाते हैं, इन्हीं को हम मिनिस्टर्स कहते हैं। जो एक कैबिनेट होती है इनमें जो 20 कैंडिडेट हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे जो 20 कैंडिडेट हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम मिनिस्टर्स कहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है इन्हें। इन्हीं में से एक चीफ मिनिस्टर होगा, एक होम मिनिस्टर होगा, एक आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा, एक कोल डिपार्टमेंट होगा जो कोयला डिपार्टमेंट होता है उसका होता है। ठीक है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो रेलवे का इसमें कोई सीन रहता नहीं है। और भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हम मान लिए, हम जेल डिपार्टमेंट का मान लिए, हम पुलिस हेडक्वार्टर का मान लिए। तो इन सभी को जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में, तो उनमें से एक एक डिपार्टमेंट या दो डिपार्टमेंट किसी एक मिनिस्टर को दे दिया जाता है। तो इस तरह से टोटल कैंडिडेट्स मान के चलिए 170 हैं, तो वो जीत के पहुँचे कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे। बीजेपी की सरकार बनाई और उसी में से एक कैंडिडेट आपका चीफ मिनिस्टर बना और वही चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाएगा। और इन्हीं 170 कैंडिडेट्स में से कुछ लोगों को लेके एक कैबिनेट बनाई जाती है और उस कैबिनेट में जितने भी टोटल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वही लोग कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। जैसे मान के चलो 20 हो गए या 25 हो गए एग्जाम्पल के तौर पे, इतने लोग आपके मिनिस्टर्स कहलाते हैं और यही लोग एक्चुअल में गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्टेड वाला सिस्टम कि ये आप इलेक्ट होके आए हैं, जनता आपको डायरेक्ट वोट करके आपको भेजी है लोग विधानसभा में। इसके बाद एक राज्यपाल होता है जिसको हम गवर्नर कहते हैं। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। यही गवर्नर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है, नियुक्त करता है। जनता हर एक एमएलए को, इंडिविजुअल एमएलए को, हम चीफ मिनिस्टर का चुनाव नहीं करते हैं, हम एक एमएलए का चुनाव करते हैं और उस एमएलए को चुनाव करके हम कहाँ भेजते हैं, उसको हम भेजते हैं विधानसभा में, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और जो राज्यपाल होता है वो नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है विधायकों को, जितने विधायक होते हैं उनमें से चीफ मिनिस्टर्स को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, अगर आपको इतने में समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा, आप जब भी ऑनलाइन क्लास लगेगी तो हम उसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बाकी हम देखेंगे कैसे उसको समझाया जा सकता है। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर्स who will become the chief minister. In this case, the BJP MLAs choose Sri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. The chief minister then selects other people as ministers. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. इसमें हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, बीजेपी के विधायक थे, वो जीत के कहाँ पहुँचे,
हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कितने लोग जीते, 44 लोग। अब 44 लोग जीते, अब 44 लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हमको अपना एक लीडर चुनना है, ठीक है। सरकार में हमको एक लीडर चुनना है, जिसको हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है। एक स्टेट का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो लोगों ने चुनाव किया किसका, मुख्यमंत्री का। तो हिमाचल प्रदेश में कौन बना, जयराम ठाकुर करके व्यक्ति हैं, वो क्या है इस समय, वो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी का जो हेड है, रूलिंग पार्टी का जो हेड है, उसको हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं या मुख्यमंत्री कहते हैं। फिर यही चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता है। तो 44 सीटों में से जो 44 कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं में से वो कुछ व्यक्तियों को लेगा और स्टेट को सही तरीके से चलाने के लिए, अपना शासन सही तरीके से चलाने के लिए वो क्या करता है, एक कैबिनेट बनाता है। तो वो कैबिनेट बनेगी, मान के चलो 20 व्यक्तियों की, 10 व्यक्तियों की, 15 व्यक्तियों की, जितना वो लोग डिसाइड करते हैं, जितनी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, उस हिसाब से। तो सारे कैंडिडेट्स जो 44 कैंडिडेट्स हैं, ये सब के सब कैसे चुने गए हैं, एक इंडिविजुअल चुने गए हैं। इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चुना गया है, इनमें से कोई मिनिस्टर नहीं चुना गया है, सब चुने जाते हैं एक नॉर्मल विधायक के तौर पे। उसके बाद जीतने की बात की ये प्रक्रिया है, जीतने की बात का जो प्रोसीजर है कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं और मिनिस्टर्स बनते हैं। तो हम और आप डायरेक्ट वोट कास्ट करके क्या बना दिए, विधायक बना दिए। उसके बाद लोग आपस में से डिसाइड करके एक कैंडिडेट चुन दिए कि ये चीफ मिनिस्टर हैं, या आपके कोल मिनिस्टर हैं, या आपके पुलिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, या आपके होम मिनिस्टर हैं, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बना दिया। और इन सभी को जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट करने का काम किसका है, राज्यपाल का या गवर्नर का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ministries. They have separate offices, a legislative assembly in a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. We will read about this further. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और भी जो मंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाते हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं या मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो किस तरह से वो उसको रन करते हैं। उनके अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। एक लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह होती है जहाँ सभी MLAs, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, सभी लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और अदर बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स पे चर्चा करते हैं कि कौन सा विषय आपका सही है, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन सी स्कीम लगानी चाहिए। सभी लोग चर्चा करते हैं आपस में, फिर उसको रेफरेंडम कराते हैं, फिर उसको पास करते हैं बिल को, और फिर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो कुछ विधायक होते हैं उनको डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जैसे एक विधायक के रूप में और दूसरा एक मंत्री के रूप में। जैसे हमने बात किया था, जैसे 44 विधायक हैं, तो 44 विधायकों में से कुछ विधायक आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स बन जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स बनने का मतलब क्या होता है कि वो मेन एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो उनके पास डुअल जिम्मेदारी होती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक वो खुद विधायक होते हैं जिसको हम MLA कहते हैं, वो MLA तो है ही, साथ में उनको मिनिस्टर भी बनाया गया है। मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, मंत्री, ठीक है। उनको एक मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है, साथ में उनको एक विधायक की भी जिम्मेदारी मिली हुई है, ठीक है। तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ MLAs की, कुछ विधायकों की, ठीक है। इसके बारे में आगे और विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसे आपका ये दिया हुआ है, अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें आपका एक स्कूल का एग्जांपल लिया गया है कि कुछ बच्चे हैं, वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली को देखने जाते हैं, वहाँ पे किस तरह से जो MLAs वगैरह होते हैं, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज जीत के आते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ में डिबेट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके कि ये आपका जो बिल है ये सही है या नहीं है, ये बिल को किस तरह से पास करना चाहिए, इसमें क्या क्या खामियां हैं, इसमें किस तरह से हम और बेहतर चीज़ों को जोड़ सकते हैं जिससे जनता का विकास अच्छे तरीके से हो सके, उनको अलग अलग बेहतर रोज़गार मिल सके, उन्हें अपनी
बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे देखेंगे। ये आपका सीन है जिसमें एक डिबेट हो रही है, इसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, साथ में ये जो नंबर्स आपके दिए गए हैं 1 2 3 4 करके, इसमें ये विधायक भी हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।